हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक और टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बारे में। यानी कि यहां हम लोग पहले देखेंगे एक इंट्रोडक्शन और धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हुए यहां पर कुछ थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। आखिर एसक्यूएल है क्या? तो दोस्तों, एसक्यूएल का मतलब हो गया आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली आपके पास ये एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे दूसरी खूब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। दोस्तों, एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे माई एसक्यूएल जो आप यूज करेंगे आगे प्रैक्टिकली। तो वो माई एसक्यूएल जो है वो इस एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए उसने नाम भी लिखा है माई एसक्यूएल। और माई एसक्यूएल की तरह ही और भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर्स फिर हम लोग यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं? माई एसक्यूएल। बट हमको यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहले एसक्यूएल क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ माई एसक्यूएल क्या है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट रिलेशनल डेटाबेस। यानी कि जो हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, जिसमें जो टेबल्स भी आपके पास होती है। तो दोस्तों, दो डेटाबेसेस को या दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास में डेटाबेस से रिलेटेड जो हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका नाम है एसक्यूएल। इट अलाउज यूजर, ये यूजर को क्या कहती है कि आप यहां पर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और कंट्रोल एक्सेस, यानी कि जो उसका एक्सेस होता है जब हम अपने यूजर को देते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आप आरडीबीएमएस को यूज करते हुए इसके अंदर आप अपने डेटाबेस को या टेबल्स को क्रिएट, मॉडिफाई, रिट्रीव, कंट्रोल, ये सारे काम आप यहां पर कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द ओरिजिनल वर्जन ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, जो एसक्यूएल है इसका ओरिजिनल जब डेवलपमेंट हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों आईबीएम के सेंट जॉन रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर, जिसको अब हम लोग यहाँ पर नाम बोलते हैं एल्माडन रिसर्च सेंटर। ठीक है, यहाँ उसका एक लोगो भी मैंने लगाया है। तो इनिशियली यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था आईबीएम के पर्टिकुलर लेबोरेटरी के अंदर, जिसका नाम बदल के अब ये हो चुका है। इनिशियली दिस लैंग्वेज वाज कॉल्ड सीक्वल। स्टार्टिंग में हम लोग एसक्यूएल को बोलते थे सीक्वल। सीक्वल की फुल फॉर्म है आपके पास स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। जैसे आप लिखते हैं, आपने देखा होगा हम क्या लिखते हैं? सेलेक्ट। ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं इंसर्ट, या फिर हम लोग लिखते हैं अपडेट। आपने देखे होंगे ऐसे हम लोग कुछ कमांड लिखते हैं, आगे मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। तो ये इनिशियली जो हम लोग देख रहे हैं ये इस काम के लिए, तो ये क्या है? हम लोग इंग्लिश में अपनी क्वेरी लिख रहे हैं। हमको वहां से डेटा उठा के दो, हमको वहां पर डेटा स्टोर करना है, इस वाले डेटा को हम चेंज करना चाहते हैं, इस डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इंग्लिश की क्वेरी हो गई। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म क्या रखी थी? यानी कि इसकी फुल फॉर्म थी आपके पास स्ट्रक्चर, कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। तो एस आपके पास आ गया यहां से, ई आ गया इंग्लिश से, क्यू यू आपके पास आ जाता है, क्यू यू ई वो है क्वेरी से, एल का है आपके पास लैंग्वेज। एंड वॉज इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आर प्रोजेक्ट। तो ये जो सीक्वल अपने पास बना स्टार्टिंग में, ठीक है, वो किसका पार्ट था? आर प्रोजेक्ट का। ठीक है, जो कि 1970s में बना था। तो सिस्टम आर जो प्रोजेक्ट था उसके लिए बनाई गई थी यहाँ पर एक सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बाद में इसका जो नाम बदल के कर दिया गया था एसक्यूएल, यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो इसके कुछ की फीचर्स हैं। क्या की फीचर्स? सबसे पहले तो क्या है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? एसक्यूएल इज वाइडली यूज्ड एंड सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम सच एज माईएसक्यूएल। तो आप माईएसक्यूएल जो है इसको भी सपोर्ट करता है, पोस्टगिरी को भी सपोर्ट कर रहा है, ओरेकल को कर रहा है, एसक्यूएल सर्वर को कर रहा है, ऐसे और भी आप नाम देख सकते हैं। सभी को यहाँ पर एसक्यूएल जो है वो सपोर्ट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा मैनेजमेंट को लेकर के। तो एसक्यूएल जो है वो हेल्प करता है क्रिएटिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो डेटाबेस से कैसे आपको क्रिएट करना है डेटा, या अपडेट, डिलीट, या सेलेक्ट करना है, रिट्रीव करना, तो वो सारे काम के लिए आपको यहाँ पर ये फीचर प्रोवाइड कराता है। इसके बाद रिलेशनल डेटाबेस ऑपरेशंस देता है, यानी कि आप मल्टीपल टेबल से भी डेटा ले सकते हैं। तो एसक्यूएल enables यूजर टू establish एंड मेंटेन रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप जो है बिटवीन टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो आपके पास एक डेटाबेस है, इस डेटा में एक टेबल ये रही, दूसरी टेबल ये रही, तीसरी टेबल ये रही, इस टेबल का इससे या इससे
लिंक हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि एसक्यूएल कैन यूज्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम इंक्लूडिंग पीसीज। आप एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर्स पे चला सकते हैं, नेटवर्क पे चला रहे हैं तो आप अपने वर्क स्टेशन पे, मतलब आप इसको सर्वर के साथ और क्लाइंट मशीन के साथ अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये चल जाएगा। किसी भी पीसीज पे, किसी भी वर्क स्टेशन पे आपके पास मिनी कंप्यूटर तो चल जाएगा, आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो भी चल जाएगा। किसी भी टाइप के कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आप जानते हैं, जैसे कि हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर जिसको हम पीसी बोलते हैं, ये आपके पास होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो से बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो कहीं पर भी आप इसको चला सकते हो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी दोस्तों आप इसको रन कर पाएंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। फिर है मल्टीपल वर्जन। एसक्यूएल हैज डिफरेंट वर्जन एंड एक्सटेंशन डिपेंडिंग ऑन द डेटाबेस सिस्टम बीइंग यूज्ड। तो आप किस टाइप का डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के वर्जन भी मिल जाते हैं एसक्यूएल। अगर हम बात करें एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं, वो क्लासिफिकेशंस अगर हम लोग उसके देखें तो दोस्तों एसक्यूएल प्रोवाइड्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। तो आपको अगर यहाँ पर, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड काम है तो आपके पास ये कुछ कमांड है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फुल फॉर्म याद रखिएगा, वैसे आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो डीडीएल की फुल फॉर्म क्या हो गया? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसी टाइप से अगर आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है तो आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। बेसिकली हमने नाम रख रखे हैं इन कमांड्स के। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड में क्या है? डीडीएल है, डीएमएल है। दोस्तों ये डीडीएल और डीएमएल हमारे सिलेबस में है, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है, यही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर दो और नाम भी देखने को मिलेंगे, एक होता है डीसीएल और एक है आपके पास टीसीएल। ये भी आपके पास एसक्यूएल के कमांड्स हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस छोटी सी हम लोग यहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे जैसा कि हमारे बुक में भी है। लेकिन मेन हमारा पार्ट क्या रहेगा दोस्तों? डीडीएल और डीएमएल कमांड। ये कमांड आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये कमांड का इंट्रोडक्शन सिर्फ बुक में है, तो मैं भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेकिन आपके पास सिलेबस में दोस्तों ये दो है, डीडीएल और डीएमएल, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो डीडीएल कमांड है ये फिर से दोस्तों 5 अलग अलग टाइप के। अगर आप अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि अगर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूं या मैं एक टेबल बना रहा हूं तो दोस्तों मैं कमांड लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, या क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके कॉलम्स वगैरह दूसरी चीजें। तो मुझे अगर कोई डेटाबेस या टेबल क्रिएट करनी है, क्या है दोस्तों? डेटाबेस। ठीक है, या फिर क्या है मेरे पास यहाँ पर अगर टेबल, तो वो अगर मुझे क्रिएट करनी है तो दोस्तों मैं इसको यूज करूंगा डेटा डेफिनेशन। इट मींस ये डिफाइन कर रहा है, ये बना रहा है। तो डेटाबेस को या टेबल को बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। अगर मैंने यहां पर कोई टेबल बना रखी है, ठीक है, एक टेबल बनाई जिसमें सपोज मैंने यहां पर 4 से 5 कॉलम्स बना रखे हैं। अब दोस्तों उसमें मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं या एक कॉलम मैं डिलीट करना चाहता हूं, या फिर दोस्तों मैंने प्राइमरी की किसी और कॉलम को बना रखी जो मैं उसको हटाना चाहता हूं, या दोस्तों मैं किसी दूसरे कॉलम की प्राइमरी की बनाना चाह रहा हूं, या फिर दोस्तों मैं यहां पर जो है किसी एक कॉलम का नाम बदलना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने पर्टिकुलर जो टेबल है उस टेबल को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। तो टेबल को अगर मॉडिफाई करना है तो हम यूज करते हैं ऑल्टर। ठीक है, मैं आपको आगे भी बोलूंगा कि रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना। तो जब रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे तब अपन क्या यूज कर लेंगे? अपडेट। तो फिलहाल मैं बात क्या कर रहा हूं? टेबल के स्ट्रक्चर में अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो टेबल का स्ट्रक्चर बदलना है तो आप क्या यूज कर लोगे? ऑल्टर। अब दोस्तों अपने पास आता है ड्रॉप। मैं यहां से इस पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना चाहता हूं, या मैं इस पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर देना चाहता हूं, तो मैं यहां पर यूज करूंगा ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस या ड्रॉप टेबल, इस टाइप से कमांड यूज करूंगा और उसका नाम बता दूंगा कौन सा डेटाबेस या कौन सी टेबल है। इसी टाइप से दोस्तों मेरे पास आता है एक ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट का क्या मतलब है? जैसे यहां पर हमारे पास डीएमएल का एक कमांड होता है डिलीट। ठीक है, जब आप डिलीट कमांड लिखते हैं तो कुछ इस टाइप से लिखते हैं, जैसे मैं इस तरफ लिख के बता देता हूं। मैं लिखता हूं डिलीट। ठीक है, डिलीट कहां से करना है? फ्रॉम, और टेबल का नाम सपोज ईएमपी है। ये क्या करेगा दोस्तों? डिलीट फ्रॉम ईएमपी। ये एम्प्लॉय जो टेबल है उसके सारे के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अगर एक ही को करना है या कुछ कंडीशन से करना है तो आगे वेयर क्लॉज लगाएंगे हम। वेयर सपोज की आईडी इक्वल्स टू 5 या वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो आगे और भी कुछ वेयर क्लॉज लगा देंगे। अगर आप इतना लिखेंगे डिलीट, ठीक है, फ्रॉम
ईएमपी। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। लेकिन ये करता कैसे, ये क्या करता है दोस्तों, मान लो इसके अंदर आपके पास 5-7 रिकॉर्ड है, तो ये क्या करेगा, पहले इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको डिलीट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। उससे क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो डिलीट कमांड से भी आप सारे के सारे जो है वो डिलीट कर सकते हैं। यहां पर अपने पास एक है ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्या करता है, एक एक रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करके इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको एक साथ में डिलीट कर देता है। तो डिलीट कमांड से भी वही काम होगा जो मैंने लिखा है। ठीक है, यहां पर ट्रंकेट कमांड से भी वही काम होगा। डिलीट में तो क्या है कि आप आगे कंडीशंस भी लगा सकते हो कि मुझे वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका नाम ये है, जिसकी सिटी ये है, जिसकी आईडी ये है, जिसकी XYZ, जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हैं। अगर आप कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो ये क्या कर देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टेबल है, जिस टेबल में आपने 5-7 रिकॉर्ड थे, ये वापस से बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, टेबल बिल्कुल जीरो लेवल पे बिल्कुल खाली हो जाए, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर रहे, तो आप यहाँ पर ट्रंकेट को भी यूज कर सकते हैं। ट्रंकेट जो है वो बहुत आसानी से फास्ट तरीके से आपकी टेबल को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। जबकि ड्रॉप क्या करता है दोस्तों, ड्रॉप तो उस पूरी टेबल को ही डिलीट कर देगा। जैसे ट्रंकेट क्या करता है, इसकी जो रिकॉर्ड्स लिखे थे उनको हटा के खाली टेबल है, लेकिन ये क्या कर देगा, ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को, उसके स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रॉप और ट्रंकेट का एक छोटा सा डिफरेंस है। ड्रॉप क्या करता है, कंप्लीटली डिलीट। ठीक है, जबकि ट्रंकेट क्या करता है, एम्प्टी, एक हिसाब से बिल्कुल खाली कर देगा। इसी टाइप से लास्ट है आपके पास रीनेम। अगर आप अपनी टेबल का नाम, मैंने कहा था अगर आप यहां पर अपने कॉलम का नाम बदलना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर में, तब तो आप ऑल्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी टेबल का नाम बदलना चाह रहे हैं तो फिर दोस्तों आपके पास है रीनेम। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें आप देख रहे थे, ये किस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, डेटाबेस पे या फिर टेबल पे। तो डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करना है, ऑल्टर करना है, ठीक है, या फिर ड्रॉप करना है, ट्रंकेट करना है, रीनेम करना है, तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर DDL कमांड। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और अगर आप अपने टेबल को जो आप क्रिएट कर चुके हो, सपोज मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है, सपोज इस तरीके से, ये जैसे कि एक मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर मैंने लिख रखा है यहाँ पर सपोज की सीरियल नंबर, यहाँ पर मैंने लिख रखा है नेम, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है सपोज की उसकी सिटी। ठीक है, तो ये बनाने के लिए मैंने क्या यूज करा होगा दोस्तों, क्रिएट, है ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके कौन कौन से कॉलम्स, अगर उसमें प्राइमरी की या दूसरे जो भी कंस्ट्रेंट्स डालने हैं वो डालूंगा मैं यहाँ पर। जैसे मैं एक काम करूंगा तो आप देखेंगे एक एम्प्टी टेबल बन जाएगी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे 101, जिसका नाम है, सपोज कि मैं ऐसे कुछ भी नाम ले लेता हूं, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूं अमन, ठीक है, और सिटी है सपोज उसकी, यहाँ पर मैं ले लेता हूं जोधपुर। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया। देखो किसको ऐड किया है, रिकॉर्ड को। जब रिकॉर्ड की बात होगी, यहां पर किसकी बात करी थी मैंने, टेबल या फिर डेटाबेस को लेकर के अपन डिस्कस कर रहे थे। लेकिन डीएमएल में क्या होता है, आपके पास रिकॉर्ड पे काम होता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स, अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और फिर आप उसके कॉलम्स बता के उनकी वैल्यूज बताते हो। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आपने डेटा डाल दिया, अगर आप यहां पर सपोज ये नाम बदलना चाहते हैं, अमन की जगह यहां पर कोई और नाम आ जाए, जैसे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, अपडेट कमांड। मैंने जो इंसर्ट किया है या जो मैंने चेंज किया है, अपडेट किया है, वो वापस देखने के लिए, चेक करने के लिए मेरे पास एक कमांड है, वो है सेलेक्ट। तो मैं सेलेक्ट क्वेरी को लूंगा। सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आप बहुत सारी वैरायटी मिलती है सेलेक्ट क्वेरी में, जिसके थ्रू आप यहाँ पर कोई कंडीशंस के हिसाब से या पूरा डेटा देखना चाहते हैं, या इसके अंदर और कुछ अगर आप क्राइटेरिया देखें तो वो सब आपके पास आएगा। इनफैक्ट अगर आप फंक्शंस वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास न्यूमेरिक फंक्शंस हो सकते हैं एसक्यूएल या माई एसक्यूएल के अंदर, वो सब आप देख सकते हैं, चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे स्ट्रिंग के फंक्शंस हो, चाहे वो आपके पास डेट एंड टाइम के फंक्शंस हो, चाहे एग्रीगेट फंक्शंस हो, कुछ भी, वो सब आप यहां पर किसके थ्रू देख पाएंगे, सेलेक्ट के थ्रू। अगर आपको एसक्यूएल या माई एसक्यूएल में कुछ डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आपके पास कमांड है सेलेक्ट कमांड। और डिलीट, मैंने आपको अभी भी कहा था किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, रिकॉर्ड को देखना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को मॉडिफाई यानी कि अपडेट या चेंज करना है, और रिकॉर्ड को डिलीट करना है। इसके लिए आपके पास यहां पर है कुल मिलाकर के 4 अलग अलग टाइप की क्वेरी। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास आएगा DCL और TCL। तो ये क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ये समझ में आ गया होगा।
अब फिर से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एसक्यूएल कमांड क्लासिफिकेशंस के अंदर कि एसक्यूएल के जो कमांड्स हैं आपके पास वो फिर से आपके पास अलग-अलग टाइप से यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं उसकी फंक्शनलिटीज के अकॉर्डिंग। तो वो है दोस्तों डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या हो गया? यूज्ड टू डिफाइन, आप क्या कर रहे हो? बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो और आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो। किसमें? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। ये लाइन याद रखिएगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर या टेबल जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, डिफाइन करना, जो भी। तो क्रिएट फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों? पढ़े आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिएट फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस, टेबल और इंडेक्स। इसी टाइप से ऑल्टर, ऑल्टर क्या काम करेगा? जो हमने डेटाबेस या टेबल बना रखी है, यानी कि डेटाबेस का जो भी ऑब्जेक्ट्स बना रखा है उसको हम लोग यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। ड्रॉप क्या काम करेगा? ड्रॉप का मतलब है आप अपने डेटाबेस या फिर टेबल को यहां से डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट क्या काम करेगा कि जो भी आपने रिकॉर्ड डाल रखे हैं अपनी टेबल के अंदर उनको एक साथ में रिमूव कर देगा, जैसे डिलीट कर रहा था। और रिनेम क्या करेगा दोस्तों? आपकी टेबल का नाम बदल देगा। तो आपके पास ये सारे के सारे डीडीएल कमांड जो है दोस्तों मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या है दोस्तों? यूज टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटा इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई रिकॉर्ड्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास डीएमएल काम करेगा, जैसे कि इंसर्ट। क्या कर रहा है दोस्तों? अगर आप चाहते हैं यहां पर एक न्यू रिकॉर्ड्स को अपनी टेबल के अंदर ऐड करना, इंसर्ट करना, तो आप इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे। और इसी टाइप से अगर आप किसी एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से अपना कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आप यूज करते हैं सेलेक्ट क्वेरी। इसी टाइप से अगर आप यहां पर जो भी आपके पास पहले से जो डेटा बना हुआ है, जो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, उन रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यूज करेंगे अपडेट क्वेरी। और डिलीट क्वेरी से क्या करते हैं दोस्तों? आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को यहां से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप कंडीशन नहीं बताएंगे तो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, जैसे कि ट्रंकेट के अंदर हो सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है डीसीएल। जैसे मैंने कहा था आपको, डीसीएल क्या करता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम लोग थोड़ा सा यहाँ इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यूज टू कंट्रोल एक्सेस, किसको एक्सेस देना है, किस यूजर को एक्सेस देना है, या उससे एक्सेस हम लोग वापस ले लें। ठीक है, टू द डेटाबेस। तो ग्रांट क्या करता है दोस्तों? यूजर को भी यहाँ पर प्रिविलेज देता है, जबकि रिवोक क्या करता है? वो जो प्रिविलेज यूजर को दिया गया उसको फिर से रिमूव कर देता है। इट मींस आपको एक्सेस की परमिशन दी या कैंसिल हो गई। अब दूसरी जो बात हो रही है नेक्स्ट, वो है टीसीएल, यानी कि आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको कंट्रोल करना। जैसे दोस्तों मेरे अकाउंट से मैं सपोज किसी को पेटीएम कर रहा हूं, मान लो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, तो मैंने अपने पास से 5,000 रुपए का यहां से सपोज कि मैंने आपको भेज दिया। मैंने यहां से पेटीएम से भेजा, ठीक है। अब वो कटना कहां चाहिए था? मान लो मेरे सर्वर पे, जहां पर मेरे बैंक का सर्वर है वहां पर वो पूरा रिकॉर्ड है। तो उन्होंने देखा कि यहां से 5,000 रुपए निकालने, मुझे सपोज आपको अगर 5,000 देने, तो यहां से 5,000 निकालने हैं और आपके अकाउंट में ऐड करवाने वो 5,000। अगर ऐसा हो गया किसी कारण से कि जब हमारी क्वेरी चल रही है उस टाइम पर सर्वर किसी कारण से उस क्वेरी को फेल कर देता है। मान लो मैं इतने बड़े सर्वर की बात तो नहीं करूं, अगर छोटे सर्वर की बात करूं, लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो उस टाइम पर जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई थी, हम लोगों ने करवाई है, वो कंप्लीट तो नहीं हुई। तो उस टाइम पर क्या होगा? हो सकता है कि यहां से उसने भेज दिया, लेकिन आपके सिस्टम पे जब वो अपडेट, या आपके बैंक के सर्वर पे जब वो अपडेट हो रहा है, मान लो दूसरे सर्वर पे, उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ इशू हो जाता है, तो वहां पर अगर फेल हो गया तो भी वो क्वेरी कंप्लीट नहीं होगी। तो यहां पर क्या है, अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं। तो टीसीएल उन सभी चीजों को देखता है कि यूजर ने जो ट्रांजैक्शन के लिए कहा है, जो कमांड लिखा है, जो क्वेरी लिखी है, क्या वो क्वेरी कंप्लीट हो गई है, क्या खत्म हो चुका है सारा डेटा अपडेट करना, इंसर्ट करना सारा। मान लो मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट मैंने किया लेकिन सर्वर पे जाकर के वो फेल हो जाता है किसी कारण से, तो यहां पर उनको मैनेज कौन करता है? टीसीएल, यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या काम कर रहा है? यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस। इसमें एक नाम है कमिट। कमिट क्या करता है? सेव ऑल चेंजेस मेड इन द ट्रांजैक्शन, यानी कि ये जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सबको सेव करने का काम है कमिट का। जबकि रोल बैक का काम क्या है?
अनडूज चेंजेस मेड इन अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अनडू करता है जो भी आपने चेंजेस किए। मैंने किया, यहां पे गया, वहां फेल हो गया, तो जहां तक लास्ट था वहां तक वापस आ जाना चाहिए। तो ये जो सारा काम है वो कौन करता है दोस्तों? रोल बैक आपके पास कमांड है। ऐसे ही सेव पॉइंट क्या करता है? क्रिएट्स अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन टू विच चेंजेस कैन बी रोल्ड बैक। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने यहां पर एक तो कमिट था यानी कि कंप्लीट हो गया, रोल बैक का मतलब मैंने करा लेकिन वो किसी कारण से बीच में रुक रहा है, तो वहां पर ये क्या कर रहा है? वहां से वापस अंडू कर रहा है। और अंडू कहां पे करेगा? शायद स्टार्टिंग तक भी कर दे और शायद जो भी आपका लास्ट पॉइंट था। ठीक है, तो सेव पॉइंट आपने जो किया, यानी कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, मान लो उसमें 5 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो जैसे जैसे स्टेप्स आपके आगे बढ़ते हैं वहां वहां पे क्या होता है दोस्तों? आपके पास यहाँ पर सेव पॉइंट्स लगते हैं। तो सेव पॉइंट पहले में लग गया, दूसरे में लग गया, तीसरे में लग गया, चौथे पे फेल हो गया। फेल हो गया तो चौथे से वापस वो कहाँ आएगा? थर्ड पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सेव पॉइंट पे लेके आना है। सेव पॉइंट क्या करता है? क्रिएट अ पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन टू विच चेंजेस बी रोल्ड बैक, ताकि वहां पर पीछे आ सके। और रोल बैक का मतलब क्या हो गया? वहां तक जहां हम गए थे, सपोज कि स्टेप नंबर 3 से 4 पे गए और वहां पर वो फेल हो रहा, तो 4 से वापस 3 पे आ गया। और जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कमिट क्या करता है? सेव्स ऑल चेंजेस मेड इन अ ट्रांजेक्शन। मतलब फाइनली आपका जो आपने जो भी टाइप के कमांड्स दिए हैं वो सारे कमांड आपके कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गए हैं। तो ये ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 अलग अलग टाइप के हम लोगों ने यहाँ ट्रांजेक्शंस या कह सकते हैं कमांड्स जो है वो देख लिए हैं। अब दोस्तों एसक्यूएल के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? माई एसक्यूएल के बारे में। देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें, एक एसक्यूएल है, ठीक है, ये एसक्यूएल है, इसके अंदर क्या है? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम अपना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इसी प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए कोई और भी अपना सॉफ्टवेयर बनाता है और इसी को यूज करते हुए कोई और भी प्रोग्राम बना सकता है। मान लो इस कंपनी ने, जिसने इस एसक्यूएल को यूज करके प्रोग्राम बनाया, उसका नाम क्या रख दिया? माई एसक्यूएल। ठीक है, इसी टाइप से यहां पर आपके पास इस कंपनी ने अपना कुछ और नाम रख दिया, लाइक पोस्टग्री एसक्यूएल रख दिया, किसी ने अपना नाम यहां पर एसक्यूएल सर्वर कर दिया। तो ऐसे और बहुत सारी कंपनी है जो किसको यूज करती है? एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो कि डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसमें से हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है? माई एसक्यूएल। और भी होते हैं लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम क्या डिस्कस करें? केवल माई एसक्यूएल। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल के बारे में। अभी तक हमने बात किसके बारे में करी थी? एसक्यूएल के बारे में। तो माई एसक्यूएल जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में आपको इंटरनेट पर मिल जाता है। आप इंटरनेट पे जाएंगे, ये आपकी वेबसाइट है www.mysql.org। आप यहाँ जाएं, यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। साथ साथ में ये ओपन सोर्स आपके पास सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, हालांकि ओपन सोर्स में, लेकिन एक बहुत बड़ी बात देखें तो इसका जो सोर्स कोड है ना, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ओपन सोर्स कोड है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स है, इट मींस आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो MySQL इज अ फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स RDBMS दैट यूजेस SQL। ये किसको यूज करता है? एसक्यूएल प्रोग्रामिंग को, ठीक है, जिसको यूज करते हुए MySQL बना है। इट इज डाउनलोडेबल फ्रॉम द, जो उसकी साइट है, www.mysql.org। इसके बाद बात करेंगे, सिंगल MySQL डेटाबेस कैन कंटेन मेनी टेबल्स एट वंस एंड स्टोर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। इसमें जो आप MySQL डाउनलोड करते हैं, इस MySQL में दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे डेटाबेस आप बना सकते हैं। हर डेटाबेस के अंदर दोस्तों ऐसी बहुत सारी आप टेबल्स भी बना सकते हैं और टेबल में दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड आप लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब बात करेंगे MySQL को लेकर के, तो MySQL जो है वो दोस्तों बहुत फास्ट है। ठीक है, तो MySQL जो है वो एक फास्ट है। इसके अलावा, यानी कि फास्ट का मतलब क्या है? जो आप क्वेरीज लिखते हैं वो बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो जाती है। और भी दूसरे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन MySQL को प्रेफरेंस क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें आप जितना भी कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए अपनी कंडीशंस, अपनी क्वेरीज, तो दोस्तों उसको बहुत इजीली, बहुत फास्ट और एकदम एक्यूरेट आंसर आपके सामने आता है। तो एक तो क्या है दोस्तों यहाँ पर कि ये बहुत फास्ट है, दूसरा ये रिलायबल है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्केलेबल है आपके पास, अल्टरनेटिव टू मैनी ऑफ द जो आपके पास कमर्शियल RDBMS अवेलेबल्स होते हैं उन सभी से।
तो देखिए बहुत सारे कमर्शियल आरडीबीएमएस भी जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और उनसे भी फास्ट, उनसे रिलायबल अगर हम देखें, और सबसे बड़ी बात फ्री अगर हम देखें, तो हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर, MySQL। ठीक है, अगर MySQL के बारे में और डिस्कशन करें तो MySQL was created and supported by MySQL AB। MySQL AB एक कंपनी है जो बेसिकली आपके पास स्वीडन से रिलेटेड है, और ये है www.mysql.com। ठीक है, ये वो वेबसाइट है इसकी जहां से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। अब MySQL को बनाने वाले ये पर्सन, ठीक है, तो यहां दिस कंपनी इज नोन एज अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम एक वो कंपनी है दोस्तों जिसने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। नाम सुना होगा आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। तो जावा किसने बनाई है, सन माइक्रोसिस्टम ने। इसी टाइप से जो MySQL AB है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपके पास एक कंपनी है MySQL AB, और ये कंपनी जो है वो क्या है, दिस कंपनी इज नाउ अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम के अंडर में आपके पास ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो आती है। आती है भी नहीं बोलूंगा, आती थी, क्योंकि 20 अप्रैल 2009 को ओरेकल कंपनी ने, ठीक है, ओरेकल कंपनी ने इस सन माइक्रोसिस्टम को एक्वायर कर लिया, मतलब अब इस कंपनी को खरीद लिया। सन माइक्रोसिस्टम को किसने खरीद लिया, ओरेकल ने। तो आज के टाइम पर दोस्तों ओरेकल कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि जावा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो जावा किसका पार्ट हो गया दोस्तों, ओरेकल का। ठीक है, पहले किसका था, सन माइक्रोसिस्टम का, ओरेकल का। ओरेकल अपने आप में दोस्तों एक डेटाबेस भी है। ठीक है, तो ओरेकल डेटाबेस भी किसका, ओरेकल का। इसी टाइप से जावा किसका, ओरेकल का। ऐसे ही अगर MySQL की बात करें तो ये भी किसका है दोस्तों, ओरेकल का। ठीक है, जो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपके पास में MySQL बनाया किसने था, तो जो चीफ इन्वेंटर था अपने पास में MySQL का, उसका नाम था माइकल, ठीक है, और वाइडनेस। तो ये है जिन्होंने ये पर्सन है जिन्होंने इस MySQL को डेवलप किया था, और इनका एक और भी नाम था, AKA मॉन्टी भी इनको कहते थे। ठीक है, तो इन्होंने एक मतलब बेसिकली एसक्यूएल को यूज करते हुए या सिक्वल को यूज करते हुए, उस प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए ऐसे कुछ कमांड्स बनाए जो कि हम आगे जाके आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने जो नाम दिया, मतलब बेसिकली उनको ये लगा कि इस एसक्यूएल को यूज करते हुए जो मैं बना करके अपना एक सॉफ्टवेयर मार्केट में दूंगा, उसका नाम क्या रखूं मैं अपने सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों था तो क्या, किसको यूज किया इसको, यानी कि इस पर्सन ने जो बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर यूज किया, जो लैंग्वेज यूज करी, वो तो क्या नाम था उसका, एसक्यूएल, है ना। एसक्यूएल को यूज करा, और एसक्यूएल का क्योंकि अब इसको यूज करते हुए हमको एक नया नाम देना था हमारे सॉफ्टवेयर का, तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, अपनी बेटी का, जो उनकी बेटी का नाम था माय, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर नाम लगा दिया माय एसक्यूएल। उन्होंने ये एक नया नाम दे दिया, तो माय एसक्यूएल हैज बीन नेम्ड आफ्टर मॉन्टीज डॉटर माय। ठीक है, तो जो आपके पास एके मॉन्टी है, इनकी बेटी का नाम था माय, और माय के नाम पर उन्होंने इस एसक्यूएल को डेवलप किया है। MySQL का जो उन्होंने उस टाइम पर लोगो बनाया है, वो है दोस्तों एक डॉल्फिन, जिस डॉल्फिन का नाम है यहाँ पर सकीला। तो आप यहाँ देखेंगे, ये रहा MySQL और ये रही वो डॉल्फिन, ठीक है, जिसको लोगो में आप देख रहे हैं। अब MySQL किसके अंडर में है दोस्तों, इसके सन माइक्रोसिस्टम के, और सन माइक्रोसिस्टम किसके अंडर में हो गई अब, ओरेकल के अंडर में। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, MySQL डेटाबेस सिस्टम रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ MySQL सर्वर इंस्टेंस एंड MySQL डेटाबेस। तो MySQL कैसे काम करता है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास MySQL का एक सर्वर है, मान लो, इसके थ्रू इस कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी। डेटाबेस हमारा यहाँ पर पड़ा है, और इस डेटाबेस को अगर हम चाहें तो कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। इट मींस MySQL में सर्वर बनने की कैपेबिलिटी भी है, मतलब सर्वर पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पर दूसरे जो भी क्लाइंट्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ फेसबुक या वेबसाइट, दूसरी भी और खूब सारी वेबसाइट्स हैं, तो मोस्टली जो वेबसाइट्स हैं वो बैकग्राउंड में यूज करती है दोस्तों MySQL। ठीक है, हम जो भी डेटा डालते हैं, मान लो आपकी स्कूल की कोई वेबसाइट है जहां आपकी फीस या आपकी जो दूसरे इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं MySQL बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो आप एक टाइम पर बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो MySQL इसका मतलब क्या है, कहां पर एग्जीक्यूट हो रही है, सर्वर पे। ठीक है, और हम लोग उसको एक्सेस करें। तो MySQL ऑपरेट्स यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर।
ठीक है, इन विच द सर्वर रन्स ऑन द मशीन कंटेनिंग द डेटाबेस एंड क्लाइंट्स कनेक्ट टू द सर्वर ओवर अ नेटवर्क। मैं मेरे घर से ये चेक कर रहा हूं मेरी फीस जमा हुई है नहीं, ऐसे कोई दूसरे पेरेंट है वो अपने घर से चेक कर रहे, ऐसे कोई तीसरे पेरेंट है वो चेक कर रहे। तो इस तरीके से वो सारा का सारा डेटा कहां पर प्रोसेस हो रहा है, सर्वर पे, यानी कि MySQL कहां इंस्टॉल हो रहा है, सर्वर पे। सर्वर पे भी ये चल सकता है। MySQL जो है वो मल्टी यूजर डेटाबेस सिस्टम होता है, एक टाइम पर एक से ज्यादा लोग उस पे कनेक्ट हो सकते हैं, मीनिंग सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। एक टाइम पर एक से ज्यादा लोग भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। इसके अलावा सर्वर और क्लाइंट क्या होता है ये वैसे आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। MySQL सर्वर क्या है, लिसन फॉर अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। मैं यहां से जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो मैं किसको भेज रहा हूं, MySQL को। तो मेरी रिक्वेस्ट को सुनने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट को लेने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, MySQL। और MySQL क्या करेगा दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मुझे रेस्पॉन्स करेगा। तो क्लाइंट और सर्वर क्या है, तो सर्वर क्या करता है, लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, और क्लाइंट क्या करता है, आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इश्यूज क्वेरी, ठीक है, इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। क्लाइंट मतलब वो मशीन जो यहां से रिक्वेस्ट करी, जैसे इंसर्ट इनटू, सेलेक्ट क्वेरी, या जो भी दूसरी टाइप की जो क्वेरीज होती है। इसी टाइप से अगर हम बात करें नेक्स्ट कुछ की फीचर्स को लेकर के, तो कुछ कॉमन की फीचर, सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ MySQL आर। सबसे पहले तो क्या है, स्पीड। मैंने आपसे कहा था बहुत फास्ट है, ठीक है। तो MySQL जो है वो हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस सिस्टम दैट एफिशिएंटली प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। इसकी स्पीड फास्ट है। इजी ऑफ यूज कर सकते हैं, ईज ऑफ यूज, MySQL इज इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर डेवलपर्स एंड यूजर्स। तो आप भी या कोई भी पर्सन दोस्तों बहुत आसानी से MySQL को डाउनलोड कर सकता है और उसको यहाँ पर यूज कर सकता है। उसकी जो क्वेरीज है वो इतनी आसान क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, क्रिएट क्वेरी या दूसरी ऑल्टर क्वेरी, जो भी आप क्वेरी लगाए, बहुत आसान है इसको यूज करना, लाइक इंग्लिश की तरह ही आप इसको यूज करें। कॉस्ट की बात करें तो MySQL इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम अवेलेबल फॉर फ्री, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ही फ्री है अपने पास, तो इसमें कॉस्ट लगना नहीं, ये भी इसका एक बेनिफिट है। इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पीड इसकी फास्ट है। इसके अलावा क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो MySQL सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज अलाउइंग इजी डेटाबेस, ठीक है, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर जो है वो SQL को यूज करें तो SQL का सपोर्ट आपको मिल जाता है, उसके सभी टाइप की क्वेरीज को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से पोर्टेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैक हो या कोई और हो। इनफैक्ट आपके मोबाइल पे भी चलता है, अगर आप यहाँ पर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, iOS यूज कर रहे हैं, कोई भी आप इसको चला सकते हैं। डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक भी अपना यही होगा। तो डेटा टाइप्स क्या है दोस्तों, MySQL प्रोवाइड्स वेरियस डेटा टाइप्स सच एज, आप यहाँ पर नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर कर सकते हैं, डेट्स के ऊपर कर सकते हैं, और इवन की बाइनरी डेटा पे भी काम कर सकते हैं। बाइनरी डेटा जैसे कि इमेजेस या वीडियोस, ऑडियोज, वो जो भी होता है उस पर भी काम कर सकते हैं, फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद सिक्योरिटी को लेकर के अगर हम बात करें तो MySQL ऑफर एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स सच एज पासवर्ड इंक्रिप्शन। तो जो आपका डेटा है, पासवर्ड है आपके पास, इंक्रिप्शन की आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, यूजर को परमिशंस दे सकते हैं, एंश्योरिंग डेटा प्रोटेक्शंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बिना यूजर और पासवर्ड, बिना यूजर नेम पासवर्ड के, बिना पासवर्ड के तो आप चला ही नहीं सकते अगर आपके पास पासवर्ड है तो। और उसके अलावा भी अगर देखें तो डेटा हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, तो अगर बीच में कोई हैकर इस डेटा को हैक करने की कोशिश भी करे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको डेटा नहीं मिल पाएगा। तो ये इसकी सिक्योरिटी भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर हो जाता है। इसी टाइप से स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ MySQL कैन हैंडल लार्ज स्केल ऑफ डेटाबेस, जिसमें हम लोग दोस्तों 50 मिलियन रिकॉर्ड्स हम लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। 50 मिलियन रिकॉर्ड्स दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम एक डेटाबेस के अंदर 60,000 टेबल बना सकते हैं। मुश्किल से आप अपने पूरे के पूरे कोर्स में आप जब देखेंगे तो आप जब प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मान लो तो आप 1, 2 या 3 टेबल बनाएंगे। एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, मान लो आपकी स्कूल का एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, स्कूल के वेबसाइट से, शायद दोस्तों वहां पर आपके पास 8-10 टेबल्स होंगी जिसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन MySQL क्या बोलता है, आप तो 60,000 तक टेबल बनाना चाहते हैं, 60,000 टेबल अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें
तो क्लाइंट्स कैन कनेक्ट टू द MySQL सर्वर यूजिंग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। आपको यहाँ कनेक्टिविटी मिलती है क्योंकि हमने पहले ही बात करी, सर्वर क्लाइंट वाला फीचर है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट डेटाबेस एक्सेस। लोकलाइजेशन की बात करें तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, फीचर है। MySQL सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज। आप इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को देख सकते हैं, अलाउिंग एरर मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन अ वेरियस लैंग्वेज। अलग अलग टाइप की लैंग्वेज में आप यहाँ पर उसके एरर्स को देख सकते हैं, वो आप जो भी सेट करें उसमें आपको मिल जाएगा। तो लोकलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो आपके पास आउटपुट्स आ रहे, जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, वो आप अपनी लैंग्वेज को भी सेट करके कर सकते हैं। इसके बाद क्लाइंट्स एंड टूल्स है दोस्तों, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। अभी हम लोग जो यूज करेंगे वो कमांड लाइन इंटरफेस ही होगा। और यहां पर दोस्तों आप लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी यूज कर सकते हैं MySQL को यूज करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास यहाँ पर की फीचर्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, जो हम MySQL को यूज करते हुए लेते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अब हम लोग आज एक बार इतना ही देख लेते हैं। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एसक्यूएल क्या है और MySQL क्या है, ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर दीजिए। एसक्यूएल आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज करते हुए MySQL बनाया गया है, और हम लोग क्या यूज करेंगे, एसक्यूएल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, MySQL यूज करेंगे। MySQL की तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, MySQL, क्योंकि फ्री है और इतने सारे फीचर्स आपने भी देखे हैं, तो इसलिए हम लोग MySQL यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं यहाँ पर डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट्स को लेकर के। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग एक बार थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए, फिर इनका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो उसमें डेटा के टाइप्स बताएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे तो हम लोग उसमें कंस्ट्रेंट्स को भी ऐड करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा अगर हम थ्योरेटिकल और देख लें तो आगे प्रैक्टिकल में कोई इशू नहीं होने वाला है। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई है। आप चाहते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लीजिए। और दोस्तों जो भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एग्जाम्स के टाइम पर आपको हेल्प कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ी सी हेल्प आप भी हमें करें। कैसे, आप सिंपल सा आप लाइक कर सकते हैं, आप अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे वीडियोस जो भी बनते हैं आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा प्रमोट हो सके, हाइक पे जा सके और दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।